Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of April 2019. 21 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, these are the questions for you today. First question is, what was the important reason for the fall of Vijayanagar Empire? विजयनगर एम्पायर के फॉल का क्या रीज़न था? Options are A. Unity among the Muslim rulers, B. Internal instability and weakness of princes, C. Moplaz rebellion, D. Economic bankruptcy. Question number 2 is the structural changes in export means. Structural changes in export का मतलब क्या होता है? Options are A. Changes in the commodities of export, B. Increasing export along with the imports, C. Increasing imports, या D. Changes in the commodities of imports. Question number 3 is, who among the following is the most benefited from inflation? Inflation से सबसे अधिक benefit किसको होता है? Options are A. Creditors, B. Debtors, C. Saving bank account holders, या D. Government pensioners. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now friends, those who want to get the current affairs PDF from our website, they can get it from the links given in the description comment section below. तो जिनका current affairs week है, जिनको जल्दी current affairs करना है, they can get it from the links given in the description and comment section. Okay. So let's start with the news analysis part, friends. The first news is regarding Ranjan Gogoi. उनके ऊपर sexual harassment के cases, उनके ऊपर allegations लगे हैं that he has been involved in the case of sexual harassment. Okay. तो काफ़ी ज़्यादा कल इसके बारे में आपने न्यूज़ देखी होगी. एंड ही हैज़ डिनाइड द चार्जेस. ऑब्वियसली वो अपने चार्जेस को डिनाई ज़रूर करेंगे. और ही वॉज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये भी याद रखिएगा, ही वॉज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड CJI के बारे में आप सबको पता है कि पहली बात तो आर्टिकल देख लेते हैं. आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 124(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये आर्टिकल याद रखिएगा 124(1). और इलेक्शन कमीशन का ही आर्टिकल 324 होता है. 124 इसका होता है, 324 किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है. बाकी इनका अपॉइंटमेंट आपको पता है कोलिजियम सिस्टम से होता है. फर्स्ट जजेस केस याद रखेगा 1981 का, सेकंड जजेस केस याद रखेगा 1993 का, एंड थर्ड जजेस केस था 1998 का. ओके. सेकंड जजेस में क्या बोलते हैं? ये सेकंड जजेस केस 1993 में ये बोलते हैं कि चीफ जस्टिस का कॉन्ग्रुएंस होना ज़रूरी है. कोलिजियम सिस्टम की स्टार्टिंग थी, चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे. एंड जो थर्ड जजेस केस था वो चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे. तो ये आपको याद रखना है. बाकी रंजन गोगोई के बारे में याद रखिएगा, 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. अभी इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं. पोल पैनल ऑर्डर्स प्रोड्यूसर्स टू पुल वेब सीरीज ऑन PM. ओके. तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने डायरेक्ट किया है प्रोड्यूसर्स को कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर वेब सीरीज़ शुरू होने वाली उसको इमीडिएटली पुल आउट कर लें, उसे खींच लें, उसको स्ट्रीम ना करें, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम है और ये इलेक्शन के दौरान जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन है. आप इस तरीके से प्रचार नहीं कर सकते. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको होता है, दीज आर गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, है ना. एंड किस तरीके से आपको पोल पैनल के टाइम पे पोल के टाइम पे बिहेव करना है उसके ऊपर होता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये 5th जनरल इलेक्शन 1971 से स्टार्ट हुआ था. तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन डज इट कम इनटू फोर्स? इट कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन. जैसे ही कमीशन शेड्यूल डिक्लेयर करता है उसी समय ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फोर्स में इमीडिएटली आ जाता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड द कोड रिमेन्स इन फोर्स टिल द एंड ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस. तो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस के एंड होने तक ये जो कोड रहता है ये आपका फोर्स में रहता है. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है. तो ये भी पूछा जाता है. ओके. और इलेक्शन कमीशन को अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बढ़ावा नहीं दे रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्शन के समय ऐसे लगता है कि उसके साथ खेल रही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहलाएगा और इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो कुछ भी डायरेक्शंस दे सकती है. ना PM आवास योजना आपको दिख रहा है. PM आवास योजना की पहले मिनिस्ट्री देख लेते हैं. PM आवास योजना की जो मिनिस्ट्री है वह है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA. ओके. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. एंड इट इज़ द व्हीकल टू अचीव ऑब्जेक्टिव हाउसिंग फॉर ऑल मिशन इन अर्बन एरियाज. तो PM आवास योजना जो है वो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन इन अर्बन एरियाज के लिए है बेसिकली. द एम ऑफ द स्कीम इज टू कंस्ट्रक्ट मोर देन 2 करोड़ हाउसेस. 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशन. याद रखिएगा 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनेंगे. हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट है जो कि पूरा करना है PM आवास योजना के तहत.
and the target beneficiaries of the scheme would be poor and people living under the EWS economically weaker section and LIG categories in urban establishments of the country. जो देश में EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या LIG लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरीज में है अर्बन एरियाज में, उनके लिए पीएम आवास योजना है. इट ऑल्सो टारगेट्स पीपल अंडर MIG में यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप को भी टारगेट करता है. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 2.3 लाख टू पीपल फ्रॉम अबव कैटेगरीज इन ऑर्डर टू मेक देम सिक्योर. तो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगा 1 लाख से 2.5 लाख तक का ताकि वो हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ों को अपनी समस्याओं को दूर कर सकें. एंड द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 6.5% ऑन हाउसिंग लोन्स. तो 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑन हाउसिंग लोन अवेल्ड बाय द बेनिफिशियरीज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लोन. 15 साल के पीरियड के लिए 6.5% की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगा. द हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना वुड बी अलॉटेड टू प्रिफरेबली द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. प्रिफरेबली वो फीमेल मेंबर्स के लिए अलॉट की जाएगी. एंड ऑल डिटेल्स ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन आर ऑल्सो एप्लीकेबल हेयर. याद रखेगा 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स को ये कवर करता है, 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स को. और इसका जो इनिशियल फोकस रहेगा वो 500 क्लास 1 सिटीज़ पे रहेगा. ओके 500 क्लास 1 सिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं उन सबको कवर करता है ये. इट ऑल्सो टारगेट्स, ये मैंने बता दिया कि पीपल अंडर द MIG इनकम ग्रुप यानी मिडिल इनकम ग्रुप को भी ये टारगेट करता है. सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. आप देख सकते हैं मेरे साथ. सून हेरिटेज बाय लॉज फॉर पुराना किला खैरुल मंजिल. ओके तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो NMA है उन्होंने कहा है कि दैट हेरिटेज बाय लॉज ड्राफ्टेड इट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010. तो याद रखिएगा, देखो पहली चीज़ तो अपने को ये देखना है कि पुराना किला क्या है. ये देखो आपको दिख रहा होगा पुराना किला जो है वो न्यू दिल्ली में है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पुराना किला कहाँ पे है, लोकेशन न्यू दिल्ली में है. ओके एंड हेरिटेज बायलॉज बनाए जाएंगे फॉर पुराना किला खैरुल मंजिल. ओके पुराना किला और खैरुल मंजिल के लिए हेरिटेज बायलॉज बनाए जाएंगे. एंड ये जो रहेगा किसके लाइन्स में रहेगा, ये रहेगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010. याद रखिएगा ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 ये याद रखिएगा, है ना. एंड ये पब्लिक डोमेन में 1 हफ्ते के अंदर इसको डालने की बात की जा रही है. ओके याद रखिएगा. ASI के बारे में पता है आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, 1861 में बना था. अलेक्जेंडर कनिंघम के अंदर का तो बना था. मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था क्विज में, अगर याद हो आपको, मैंने जो जेम्स प्रिंसेप लिख दिया था. तो जेम्स प्रिंसेप याद रखिएगा 1837 में उन्होंने ट्रांसलेट किया था ओके अशोकन स्क्रिप्ट को, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं थे बनाने वाले. 1837 में उन्होंने अशोकन स्क्रिप्ट को किया था. और लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था अलेक्जेंडर कनिंघम में. ओके अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैन कैरी आउट रिपेयर्स इन द 100 मीटर स्पैन फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड एरिया. देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में एक बात है कि वो जो रिपेयरिंग का काम होता है वो 100 मीटर स्पैन में कर सकती है फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड एरिया. और इस एरिया को 100 मीटर एरिया को बोलते हैं प्रोहिबिटेड एरिया. ओके एंड ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. जैसे कोई साइट है, कोई मॉन्यूमेंट है, उससे 100 मीटर तक का जो एरिया रहेगा वो कहलाएगा प्रोहिबिटेड एरिया. दैट विल बी नोन एज द प्रोहिबिटेड एरिया. कोई मॉन्यूमेंट है जहाँ पे ASI को रिपेयर करना है तो ASI 100 मीटर तक रिपेयर करेगा, उसको बोलेंगे प्रोहिबिटेड एरिया. 100 to 300 मीटर तक का जो एरिया कहलाएगा वो रेगुलेटेड एरिया कहलाएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 100 to 300 मीटर तक का जो एरिया रहेगा वो रेगुलेटेड एरिया कहलाएगा, है ना. अब फॉर द रेगुलेटेड एरियाज, अब जो रेगुलेटेड एरियाज हैं उनके लिए जो NMA है, NMA यानी कि अपने क्या देखा, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी. NMA उस रेगुलेटेड एरिया के लिए जो है वो हेरिटेज बायलॉज बना रही है. ओके दैट इज ड्राफ्टिंग द हेरिटेज बायलॉज फॉर दैट रेगुलेटेड एरिया. ओके याद रखिएगा. तो ये देख सकते हैं कि आप कौन सी नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. नाउ formed in 2010 with the enactment of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, the NMA has been tasked with coming up with the heritage bylaws for protected monuments in the country. तो heritage bylaws बनाने का जो टास्क है वो NMA को दिया गया है. और NMA जो बॉडी है वो NMA 2010 के Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act के अंतर्गत ही बनी थी. NMA जो बॉडी है वो इसी एक्ट के अंतर्गत बनी थी एंड 2010 में ये बनी थी. याद रखिएगा, इसको हेरिटेज बायलॉज बनाने की बात की गई है, ठीक है ना. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
चलो आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं अगली न्यूज़ आइटम की तरफ। थोड़ा आज बहुत ज़्यादा ठीक फील नहीं कर रहा मैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। एंड एनआईए के बारे में देख लेते हैं। एनआईए न्यूज़ में था आईएसआईएस मॉड्यूल से रिलेटेड। तो एनआईए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि 2008 के मुंबई अटैक के बाद बनी थी। 2008 में अटैक हुआ था मुंबई अटैक, आपको पता होगा। तो एनआईए एक्ट 2008 आता है, उसके बाद इस बॉडी को बनाया जाता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो इसका टास्क जो है बेसिकली इज टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। टेरर से लड़ना ही इसका टास्क है बेसिकली, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन की आपको हेल्पलाइन याद रखें, 1950 याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन की जो है वो है इलेक्शन कमीशन स्पेशल ऑब्जर्वर सिचुएशन इन बंगाल लाइक बिहार 15 ईयर्स अगो। तो इलेक्शन कमीशन के जो स्पेशल ऑब्जर्वर हैं अजय वी नायक, उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल की जो कंडीशन है वो बिहार में जो 15 साल पहले थी उस कंडीशन के बराबर आ गई है। ओके, तो मतलब कि जो इलेक्शंस हैं बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्री एंड फेयर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आप इसमें एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करें तो भी आप बिहार का एग्जाम्पल या वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो दैट विल बी देयर फॉर यू, है ना। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। द मैन हु लव्ड मद्रास एंड चेन्नई लव्ड बैक। इनका नाम याद रखिएगा, एस मुथैया। एस मुथैया ये हिस्टोरियन है। अगर आपसे कोई पूछे कि एस मुथैया किस फील्ड से रिलेटेड थे तो उनको याद रखिएगा ही वॉज अ हिस्टोरियन। ओके, माओइस्ट लूजिंग द स्वे इन अर्स्ट वाइल स्ट्रॉन्ग होल्ड। बेसिकली यहाँ ये है जो माओइस्ट का जो गढ़ था वो उनका थोड़ा वीक होता जा रहा है। जो इनकी स्ट्रैटेजीज हैं जरूर चेंज होती जा रही है, लेकिन उनके लोगों में अपना कमी आई है। जो उनको ज्वाइन करते हैं उनके नंबर्स में कमी आई है। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इलेक्शंस भी अच्छे खासे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका खतरा जो था वो बहुत ज़्यादा था। ओके, तो जो उनका पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कम होता जा रहा है। स्पेशली जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इधर वाला रीजन था वहाँ तो और कम होता जा रहा है। ग्रे हाउंड, आपको पता है कि एक ग्रे हाउंड स्पेशल फोर्सेस थी जो कि इनके एलिमिनेशन के लिए ही बनाई गई है। तो ग्रे हाउंड फोर्सेस भी हैं जो कि माओइस्ट के एलिमिनेशन के बनाई गई। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था वो कम होता जा रहा है। और रीजन्स में बेसिकली अच्छी खासी वोटिंग हुई है, जो कि एक इंडिकेशन दिखाता है कि माओइस्ट जो है वो अपनी ग्रिप जो है ट्राइबल्स पे उसको वीक होती जा रही है ना। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो अभिनंदन के लिए रिकमेंड करेंगी। ओवर 1 लाख ऑलिव रिडली टर्टल्स इंटर सी इन ओडिशा। तो याद रखिएगा, ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो बेसिकली 1 लाख से ज़्यादा जो इंटर हुए हैं सी इन ओडिशा में। तो आप सबको जगह तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कहाँ पे वो मास हैचिंग करते हैं। जो उनकी मास हैचिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको अरीबाड़ा बोलते हैं। अरीबाड़ा मैं लिख के बता देता हूँ, स्पेलिंग अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो देखो, अरीबाड़ा। ओके, अरीबाड़ा बेसिकली यही कहलाती है जो इनकी मास हैचिंग है। ओके, जो मास हैचिंग है वो अरीबाड़ा कहलाती है। और इनकी जगह याद रखिएगा, ऋषिकुल्या याद रखिएगा, गहिर माथा याद रखिएगा। गहिर माथा मैरीन सेंचुरी है, वहाँ पे वो एग ले करते हैं। गहिर माथा मैरीन सेंचुरी। ओके, देवी रिवर याद रखिएगा, ये भी आपके उड़ीसा के पास ही आती है देवी रिवर। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो और जगह हैं, जैसे कि व्हीलर आइलैंड है, उसके करीब भी एक अनमैन्ड आइलैंड है, वहाँ पे भी आते हैं ये। ओके, एंड यहाँ पे दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रुकरीज इन द वर्ल्ड, जो व्हीलर आइलैंड के पास है। अब्दुल कलाम आइलैंड भी इसको बोलते हैं, कि याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि आंध्र प्रदेश में भी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या होप आइलैंड, ये भी एक जगह है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या होप आइलैंड, तो ये भी एक जगह जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स रहते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स को याद रखिएगा वल्नरेबल बोला गया है इन द आईयूसीएन के स्टेटस के अकॉर्डिंग वो वल्नरेबल है। तो अगर आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए आपको यूपीएससी दे सकता है कि वो इंडेंजर्ड है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो वल्नरेबल है, याद रखिएगा। ऋषिकुल्या रुकरी याद रखिएगा, उड़ीसा में है, ये सब याद रखिएगा। एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, है ना। अ टाइम ऑफ डीप टर्मोइल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डीप टर्मोइल का टाइम आ ही गया, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा एंड रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी लगे हैं, है ना। तो ये भी आपने देखा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देखो क्या है, जजेज आर यूजिंग द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर रंजन गोगोई को ही आप देखिए तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ द टर्म जुडिशरी, बाय द यूज़ ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। ओके, नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस, इसको बोलाते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ।
ओके, नोमा नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ means no man shall be the judge in his own case, and the second is audi altrum partem, that is hear the other side, hear the other side, and audi altrum partem। ये दो प्रिंसिपल याद रखेगा, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब कि नो मैन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। सेकंड प्रिंसिपल याद रखिएगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है हियर द अदर साइड। ओके, एंड नोलान प्रिंसिपल के 5 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, जस्टिस गोगोई रिकॉग्नाइज द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ इन रिपोर्ट बाय लॉर्ड नोलान। देखो ये एथिक्स अगर आपने पढ़ा है, अगर एथिक्स का सिलेबस किसी ने आपने पढ़ा है तो आपने हो ही नहीं सकता कि लॉर्ड नोलान के 7 प्रिंसिपल्स ना पढ़े हो। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्विसेज होते हैं ना कि सिविल सर्वेंट्स को कौन सी 7 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो ये 7 चीज़ें होती हैं। सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये याद रखेगा आपको, ये 7 चीज़ें याद रखेगा और ये एथिक्स में बहुत काम आने वाली है। अगर आपको ये 7 प्रिंसिपल्स पता है तो एथिक्स में आप बहुत सारे आंसर लिखने वाले हैं। लॉर्ड नोलान के 7 प्रिंसिपल थे, ये पब्लिक लाइफ में कौन सी 7 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स को, याद रखेगा सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, याद रखेगा। और जो मैंने 2 प्रिंसिपल्स बताए जिससे जुडिशरी गाइड होती है वो भी याद रखेगा। ओके, एंड एक प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए, जज जुडिशरी का यूज़ करके वो खुद को नहीं बचा सकते, अपनी रिपुटेशन को अगर उनको बचाना है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही उनको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो वही वाली बात है कि जो बेंच है उसमें सीजीआई खुद नहीं बैठ सकता, नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस, सीजीआई खुद उस बेंच पे नहीं बैठ सकता। एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये इलेक्शन के पेजेस है, इसको मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी इज विजिटिंग बीजिंग फॉर बायलैटरल कंसल्टेशंस। ओके, यहाँ पे बात चलेगी बेसिकली मसूद अजहर को भी हम अपने अंदर टारगेट करने की कोशिश करेंगे एंड चाइना को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। अब चाइना देखो बेसिकली चाइना प्रिवेंट कर रही है कि मसूद अजहर को किया जाए, अपना स्टैंड नहीं चेंज कर, एक तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है। और मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया जाएगा तो किस कमेटी के अंदर किया जाएगा, यूएन की 1267 कमेटी के अंदर, याद रखिएगा यूएनएससी की 1267 कमेटी जो है ये 1999 से अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी कहलाती है। अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी 1999 से यूएनएससी 1267 कमेटी, यूएनएससी 1267 कमेटी, याद रखिएगा। और यहाँ पे 15 के 15 जो मेंबर्स हैं उनका कंसेंसस चाहिए रहता है, बेसिकली कंसेंसस चाहिए रहता है। और कंसेंसस का मतलब ये देखो 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट जो होते हैं यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना है। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। ओके, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मसूद अजहर को जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए। अब ये तो इतना कुछ खास नहीं है। इंडिया राइस रेट्स डिप एज डिमांड स्लोज, वियतनाम प्राइजेस फ्लैट। ओके, तो इंडिया राइस रेट जो है वो थोड़ा घटे हैं। और घटे प्राइजेस क्यों घटे, क्योंकि डिमांड वीक हो गई है। डिमांड क्यों घट गई है, क्योंकि डिमांड जो अफ्रीकन बायर्स की वो भी डिमांड घट गई है ना। तो बहुत सारे जगह है जहाँ पे डिमांड घटी है। अगर डिमांड घटेगी तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइजेस क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, अगर डिमांड घटती है तो प्राइजेस घट जाते हैं। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बांग्लादेश में प्राइस फ्लैट है। एंड थाईलैंड जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, याद रखिएगा। थाईलैंड जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, याद रखिएगा। एंड और बांग्लादेश जो है वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। बांग्लादेश वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ये भी याद रखिएगा। एंड ये सारी चीज़ें भी हैं, खास इतना है नहीं। देखो बेसिकली अभी न्यूज़ आइटम में इतनी खास नहीं है। इज द इलेक्शन कमीशन फ्री इनफ टू प्ले फेयर। देखो यहाँ पे अब बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या वाकई फ्री है, ताकि इलेक्शन जो प्रॉपर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, तो क्या वो चीज़ है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की बात याद करनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली टूथलेस है, दे आर नॉट हैविंग मतलब कि वो उनके पास ऐसा बाइट करने के लिए टीथ नहीं है, वो कुछ पावर्स नहीं दिखा सकते। पहली चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, तो इसका क्रिएशन होता है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है बेसिकली, है ना।
याद रखिएगा। एंड ये किस किस चीज़ के लिए इलेक्शन कराता है? पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, याद रखिएगा, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। आर्टिकल 324 कहता है कि वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेसिकली इसी में है। और इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज प्रिजर्व्ड बाय क्लॉजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे क्लॉजेज हैं जो कि इंडिपेंडेंस प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव करने के लिए आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए क्या है कि देयर सर्विसेज कैन नॉट बी वेरीड इन द इनकम्बेंट पीरियड। उनके डिसएडवांटेज के लिए उनकी सर्विसेज कंडीशंस को आप नहीं चेंज कर सकते ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फॉर विच दे आर द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ऑल। लेकिन क्या ये चीज़ें सबके लिए एप्लीकेबल है वो हम आगे देखेंगे। देखो, क्या इलेक्शन कमीशन हमेशा से मल्टी मेंबर बॉडी रही है? नो, द इलेक्शन कमीशन वाज हेल्म्ड बाय अ सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर डिकेड सिंस द 1950 सेटअप। 1950 में इलेक्शन कमीशन आता है। 1950 में इलेक्शन कमीशन के आने के बाद कई सालों तक ऐसा हुआ है कि वो सिंगल मेंबर बॉडी रही है। अक्टूबर 16, 1989 को 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। अक्टूबर 16, 1989 को 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड, ये याद रखिएगा। और वहां जाके पैनल का कंपोजिशन एक्सपैंड हुआ। उनका टेन्योर जो एंड हुआ वो 1990 में एंड हुआ, 1990 में। देयर आफ्टर द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड इन 1993। 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए, याद रखिएगा। एंड इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन अ 3 मेंबर पैनल सिंस देन। 1993 से इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर पैनल है, ये भी आपको याद रखना है। एंड डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मेजॉरिटी वोट से होती है, क्योंकि सीईसी जो है वो तो चीफ होता है, लेकिन बाकी दोनों भी कम नहीं होते। जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है वो भी कम नहीं होते। ओके, ये भी आपको याद रखना है। सीईसी कैन बी रिमूव्ड इन द मैनर सेट आउट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। हमने देख लिया कि सीईसी को केवल आप मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अदर जो 2 कमिश्नर्स हैं दे मे बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सीईसी। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है कि जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको आप सीईसी के रिकमेंडेशंस पे ही रिमूव कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एंड इलेक्शन कमीशन को 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज ऑन पार विद द सीईसी। सारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स है वो ऑन पार विद सीईसी हैं, लेकिन जब ऑन पार है तो फिर आप उनको इस तरह से इतनी इजीली क्यों रिमूव कर रहे हो? दूसरी चीज, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जैसे इनका कोई प्रॉपर कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, प्रॉपर कुछ चीज़ें नहीं कि किस बेसिस पे आप उनको इलेक्ट करेंगे, उनको करेंगे। रीअपॉइंटमेंट का कोई प्रॉपर वो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी क्लियर नहीं है इलेक्शन कमीशन को लेकर। एंड ये याद रखिएगा आपको कि इलेक्शन कमीशन को आपको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट्स हु कमिट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। ये पावर्स आपने दी ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन को कि पावर टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट्स हु कमिट द इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। सॉरी, एट बेस्ट वो क्या कर सकते हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं। ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर एनी पोलिटिकल पार्टीज। उनके पास डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनके बहुत सारे लिमिटेशंस है पावर में, जैसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, डी रजिस्टर नहीं कर सकते। However, the Constitution empowers the Election Commission to decide whether a candidate has incurred a disqualification by holding an office of profit under the appropriate government or has been declared an insolvent or acquired the citizenship of foreign state. ये पावर इनको दी गई है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया इलेक्शन कमीशन को कि डिसाइड कर सकता है कि क्या किसी मेंबर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या इंसॉल्वेंट के कारण या सिटीजनशिप एक्वायर कर लेने के कारण, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको। एक और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है वैसे यहाँ पे, व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेज वेदर कैंडिडेट्स हैज इनकर्ड एनी ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशंस, कोई इनमें से ऊपर मेंशन डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर हैज टू रिफर इट टू द इलेक्शन कमीशन। अगर ऊपर के जो 3 केसेस मैंने आपको बताए, सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर आपको इंसॉल्वेंट, इन तीनों केसेस में अगर कोई केस आता है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट को वो केस रिफर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास। एंड जो पोल पैनल का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, पोल पैनल का डिसीजन होगा जो वो बाइंडिंग होगा, ये आपको याद रखना है। इंडोर एमिशंस अफेक्ट द एयर क्वालिटी इन स्टैंडर्ड्स। अब देखो, आपको पता है पोल्यूशन होने के अलग अलग कारण होते हैं। इंडोर पोल्यूशन भी होता है, आउटडोर पोल्यूशन भी होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ओके,
इंडोर पोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कुकिंग हो रही है, यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी जो कुकिंग हो रही है, वहाँ पे लकड़ी से चूल्हे से ऐसे निकल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कहाँ किस में करती हैं, पोल्यूशन बढ़ाती हैं। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसने बोला था यूज ऑफ फायरवुड, कैरोसिन एंड कोल इन द हाउस होल्ड कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट 40% ऑफ द PM 2.5 पोल्यूशन इन द गैंगेटिक बेसिन डिस्ट्रिक्ट। तो गंगा बेसिन डिस्ट्रिक्ट में 40% जो PM 2.5 का पोल्यूशन था वो बिकॉज ऑफ फायरवुड, कैरोसिन एंड कोल के कारण हुआ। तो ये जो है यही चीज़ एक स्टडी में पता चली है, ये आपको याद रखना है कि जो 40% ऑफ 2.5 PM 2.5 है पोल्यूशन का, वो गैंगेटिक डिस्ट्रिक्ट में बिकॉज ऑफ द इंडोर पोल्यूशन या फिर फायरवुड, कैरोसिन या कोल के यूज़ के कारण हुआ है, जो किचन में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पल्यूट करती हैं। आप क्लीन इन्वायरमेंट तब तक नहीं मान सकते जब तक कि आप इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करें। इसीलिए शायद जो बेसिकली स्कीम्स आई थी, उज्ज्वला योजना आई थी बेसिकली, जो LPG गैस कनेक्शंस के लिए आई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है विमेन की, और दूसरी चीज़ वो इस चीज़ के लिए भी अच्छा है कि वहाँ पे उसका यूज़ कम से कम हो। अब यहाँ पे इंडियन बुल फ्रॉग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है अंडमान आइलैंड में। दे आर इन्वेसिव एंड ईट नेटिव वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग फिश एंड लिजर्ड। याद रखना है आपको कि जो ये इंडियन बुल फ्रॉग्स हैं, इंडियन बुल फ्रॉग्स को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, अंडमान आइलैंड्स में। अंडमान आइलैंड में इंडियन बुल फ्रॉग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड दे आर इन्वेसिव एंड ईट द नेटिव वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग फिशेज एंड लिजर्ड्स, है ना, ये याद रखना है। नाउ द एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट द फ्रॉग्स टेक ऑन दिस इन्वेसिव बिहेवियर अर्ली इन देयर लाइफ्स इवन इन द डेवलपमेंटल स्टेज। याद रखिएगा आपको, वो अर्ली लाइफ में ही ऐसा करते हैं। इवन इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस द लार्ज बुल फ्रॉग टैडपोल्स ईट देयर नेटिव फ्रॉग टैडपोल्स ऑल्सो। ओके, ये आपको याद रखना है। इंडियन बुल फ्रॉग, या आप यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है देखो, होप्लोबात्राचुस टाइगरेनस। ओके, याद रखिएगा। दे आर नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, या दे आर नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दे हैव रैपिडली इन्वेडेड द अंडमान आइलैंड्स आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन द अर्ली 2000। 2000 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से इन्होंने काफ़ी इन्वेजिव बिहेवियर दिखाया है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। सो आई होप दैट इज इट फॉर द डे। नो, दैट इज नॉट इट फॉर द डे। ये तो न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड सेलर कंप्लीट्स नॉन स्टॉप पैसिफिक वोएज। याद रखेगा, अ ब्लाइंड जापानीज सेलर कंप्लीटेड हिज नॉन स्टॉप पैसिफिक वोएज ऑन सैटरडे। याद रखेगा, जापानीज है एंड ब्लाइंड जापानीज सेलर है। ही हैज बिकम द फर्स्ट साइटलेस पर्सन ऑन रिकॉर्डिंग टू नेविगेट अ वेसल अक्रॉस द वास्ट ओशन पैसिफिक को उन्होंने किया। इसका नाम है मित्सुहिरो इवामोतो। याद रखेगा, मित्सुहिरो इवामोतो, याद रखेगा, ये नाम याद रखेगा। एंड पूरे पैसिफिक को ब्लाइंड मैन ने कवर किया। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंट फॉर दैट, ये भी याद रखने वाली बात है। ओके, यहाँ पे आपको करबी पीपल दिख रहे हैं, देखो करबी जो है वो असम के लोग होते हैं। यहाँ गोहेन उलियुवा मेला हुआ है, गोहेन उलियुवा मेला, ये कहाँ पे होता है बेसिकली, ये असम में होता है, गोहेन उलियुवा मेला, यहाँ ये नाम याद रखेगा। करबी पीपल, करबी ऐसे भी, करबी कहाँ के लोग होते हैं, वो असम के लोग होते हैं, तो याद रखेगा करबी उलियुवा मेला एंड असम में हुआ, ठीक है, ये याद रखेगा। Work on the first Hindu temple in UAE began. So thousands of Indians are working on the first Hindu temple in UAE's capital Abu Dhabi. तो पहला हिंदू टेम्पल बनने वाला है, कहाँ पे बनने वाला है, UAE की कैपिटल अबू धाबी में बनने वाला है। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। एंड ये कहाँ बनेगा, UAE में बनेगा। तो पहला हिंदू टेम्पल, अभी कोई अगर पूछे कि कहाँ बनने वाला है, काम शुरू हुआ है, उसका फाउंडेशन रखा गया है, तो वो UAE में होने वाला है। सो दैट इज़ द थिंग, है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.